और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, बजट में मिल सकता है एक और लाभ। हेल्थ इंश्योरेंस हर नागरिक को मिल सकता है, हर नागरिक को मेडिकल बीमा मिल सकता है, मेडिकल कवर मिल सकता है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे वक्त से इसकी वकालत करते आए हैं और भारत जैसे देश में जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और कोरोना महामारी ने हमें बता दिया है कितना जरूरी है, तो इस सब के बीच में बजट में मेडिकल बीमा कवर का ऐलान मुमकिन है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐलान मुमकिन है, लेकिन इसके लिए फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहां से आएगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त एससी त्रिपाठी जी हैं, फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन के मनोज गेरोला जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एनके सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हरवीर सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में गेरोला सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा सर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसकी बात तो लगातार होती है, लेकिन क्या संभव हो पाएगा? अभी 40% आबादी कवर हो रही है आयुष्मान के तहत। हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जितना रॉबस्ट होना चाहिए था उतना है नहीं। जितना हमें इस पे के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए था वो हमने अभी तक खर्च नहीं किया है। आपने देखा होगा कि ये जो कि जब ये पेंडेमिक हुई थी, पेंडेमिक के टाइम जो हमें सबसे बड़ी कमी जो हमारे सामने आई थी वो यही थी कि हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा नहीं है। यही कारण था कि हमारे देश में जब हमने अपने देश की इकनॉमी को बंद करा, जब हमने अपना लॉकडाउन करा, तो हमारा लॉकडाउन बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा लंबा था। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लॉकडाउन का पर्पस क्या होता है कि आपने लॉकडाउन किया और लॉकडाउन के बीच में जो आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपने प्रॉपर्ली इक्विप कर दिया ताकि जो भी कोरोना के पेशेंट आएँ उन पेशेंट को वो देखभाल कर सकें। लेकिन हमारे देश में क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था जी, तो इस कारण हमें लॉकडाउन को बहुत लंबा खींचना पड़ा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? आप देखिए ना कि हमारी जो इकनॉमी है, हमारी इकनॉमी जो अभी कॉन्ट्रैक्ट करी है वो -7.7% है, जबकि बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी सिर्फ 2.4 या 5% के करीब ही कॉन्ट्रैक्ट करी है जी। तो अब ये चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत तभी अच्छी होगी जब हमारे आम आदमी की, जो आम जनता है, उसकी सेहत बिल्कुल। लेकिन इनके सर ये तभी संभव हो पाएगा कि जो बजटरी एलोकेशन है सर उसको आप बढ़ाएं। अगर अभी आप जीडीपी का 1.4% या 1.6% हेल्थ पर खर्च करते हैं। चलिए माफ कीजिएगा सर, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त सैयद आमिर कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री निकलने जा रही हैं वित्त मंत्रालय से। जी आमिर, दिखाइए तस्वीरें, हलचल तेज हो चुकी है। देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए कि बस कुछ ही क्षण में वित्त मंत्री निकलने जा रही हैं। अभी ऐसी सुगबुगाहट थी, लेकिन अभी थोड़ा सा ऑफिसर्स रिलैक्स हो गए हैं। किसी भी क्षण वो निकल सकती हैं। और तस्वीर अनुराग इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगी कि मैंने आपको जिस तरह से बताया कि 2019 में जब उन्होंने बही खाता शुरू किया था, 2020 और उसके बाद आज, कि उसमें देखिए कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा, क्या वो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि इस बार का बजट जो है वो पेपरलेस होगा, पूरी तरीके से पेपरलेस होगा। आपके ऐप के ऊपर बजट होगा और साफ तमाम भाषाओं के आधार पे बजट होगा। देखिए वित्त मंत्री आ गई हैं, लेकिन उनके हाथ में बही खाता है। ये देखिए, आप तस्वीरों में देखिए, वही बही खाता है जो उन्होंने 2019 में वो लेकर के आई थी पहली बार, जब ब्रीफकेस से ये बजट पेपर डॉक्यूमेंट जो है बही खाते में तब्दील हो गया था। आप देखिए न्यूज नेशन पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, अनुराग ठाकुर एमओएस फाइनेंस हैं, और इसके अलावा चारों सेक्रेटरीज हैं एडिशनल। और आप देखिए तमाम लोग जो हैं, अब तमाम ऑफिसर्स जो हैं अब यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ से वित्त मंत्री जो हैं वो मूवमेंट करेंगी, यहाँ से सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति भवन पहुँच करके वहाँ से अनुमति लेकर के सीधे वो पार्लियामेंट पहुँचेंगी, कैबिनेट शुरू होगी और 11 बजे जो है बजट पेपर पढ़ना, बजट जो है पढ़ना शुरू कर देंगी। तो कुल मिलाकर के बहुत उम्मीदें हैं, चेहरे पे हंसी है, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा अपने विजय से थोड़ा सा उनका क्लोजअप करें ताकि उनका पता चले कि इस बार के बजट में वो कुछ खास देने वाली है। मतलब चेहरे पे हंसी आप देख सकते हैं, दोनों वित्त मंत्रियों के चेहरे पे हंसी है। इसका मतलब ये सिग्नल साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार के बजट में बहुत कुछ खास होने वाला। सारे ऑफिसर्स हंस रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब इस बार का बजट जो है कोरोना इंपैक्टेड जो बजट रहा है, कोरोना इंपैक्टेड जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए बहुत सारी घोषणाएं हो सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो फिलहाल देखिए आप वित्त मंत्री जो है, कहा जाता है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? जब नेगेटिव आपकी ग्रोथ है और उसमें मुस्कुराहट आखिर कहां से आएगी? 24 लाख करोड़ का आप राहत पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। पिछले साल का जो बजट था वही 30 लाख करोड़ का था। तो ऐसे में फंड कहां से आएंगे? कहां से मुस्कुराने का जनता को मौका देगी सरकार?
बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा और इस सवाल का जवाब खुद वित्त मंत्री देंगे। अब से कुछ देर के भीतर तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट का वक्त बचा है। वित्त मंत्री को इस वक्त आप देख रहे हैं वित्त मंत्रालय के बाहर, साथ में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। और बजट जो तैयार करते हैं इस देश के, वो नीति निर्माता इस वक्त आप देख रहे हैं, जो एक लंबी मेहनत के बाद, रिसर्च के साथ, मंथन के बाद बजट के दस्तावेज को तैयार करते हैं। इनके सर बहुत आसान तो नहीं है सर बजट का दस्तावेज तैयार करना? नहीं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर भारत सरकार के पास कोई चीज़ होती है तो वो बजट का दस्तावेज तैयार करना। और ये जो लाल फाइल देख रहे हैं ना, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले आइए, डिजिटल सिस्टम ले आइए, लाल फाइल तो हाथ में रहेगी। कि उसकी परंपरा ये है पार्लियामेंट की कि वो रीड आउट करते हैं, बजट प्रपोजल्स को पढ़ते हैं। लिहाजा पढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं कागज़ चाहिए, उस पर टाइप शीट होनी चाहिए, इसलिए लाल फाइल तो रहेगी जी। हाँ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था पहले, आप याद होगा उस समय कि एक बड़ी बड़ी मोटी फाइलें होती थी, वो अब नहीं हुआ करेगी। जहां तक राहत का सवाल है, देखिए हेल्थ सेक्टर में राहत देने की प्रॉब्लम यह है कि सरकार के पास, ये बात सही है कि उन्होंने 2017 में कमिट किया था, जो नई हेल्थ पॉलिसी बनाई थी कि 2.5% ऑफ द जीडीपी देंगे, लेकिन घटते घटते वो 1.3 रह गई। जी, आप इसको कहां से आप ले जाएंगे? आपके पास रेवेन्यू है नहीं। हर जगह यही कोशिश हो रही, इनकम टैक्स में आप कम करिए वरना मार्केट सेंटीमेंट खराब हो जाएगा, बड़े लोग। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर वो कोई सेस नहीं लगाती है तो मुश्किल ये होगा कि सरकार ये खर्च करेगी कहां से? जाहिर सी बात। हर तरफ अपेक्षा है, इनकम टैक्स में कमी कीजिए, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हाथ में पैसा दीजिए लोगों के। अगर ये सारी चीजें वो करेगी तो आखिर पैसा आएगा कहां? लेकिन हाँ, एक उपाय अभी अच्छा है कि इसमें अगर चाहे तो आप, इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरनेशनल मार्केट में पैसे का कम है, लिहाजा जबरदस्त बोरोइंग कर सकते हैं। और डेट, अगर आपका डेट सर्विस में पैसा जाता है थोड़ा बहुत, तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि सरकार बोरोइंग कर सकती है। जी, चलिए, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि निकल चुके हैं अब वित्त मंत्री, और अब से कुछ ही देर के अंदर आपको बता दें कि बजट जो है वो पेश होने वाला है। 11 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। तो दरअसल में जो पूरी प्रक्रिया है बजट की, वो भी आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं वित्त मंत्री, यहां से पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन। जो काफिला है वो निकल चुका है राष्ट्रपति भवन के लिए। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद आएंगे संसद भवन परिसर। संसद भवन में पहुंचकर कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट उस बजट पर मोहर लगाएगा और उसके बाद ठीक 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पढ़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच एससी त्रिपाठी सर हमारे साथ हैं। त्रिपाठी सर, यहां देखिए वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है कि क्या कुछ करना बहुत जरूरी है। सर, आज ही कमर्शियल जो सिलेंडर है एलपीजी का, वो 190 रुपए बढ़ गया है। पिछले कुछ महीनों में जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है उनके दाम में भी इजाफा हुआ है। ये जो पेट्रोलियम सब्सिडी के मोर्चे पर राहत है, सर ये भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि रसोई का बजट तो इससे भी गड़बड़ाता है। देखिए, इस वक्त सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी काफ़ी लगाई हुई है, और इसलिए उसमें कोई राहत होना मुझे व्यावहारिक नहीं लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से केंद्र सरकार लगभग 4-4.5 लाख करोड़ रुपए साल में इकट्ठा कर रही है और राज्य सरकारें करीब 2 लाख इकट्ठा कर रही हैं। अन्य जो सरकार के संसाधन हैं वो ज़्यादा चल नहीं रहे हैं। हालांकि अब जीएसटी ठीक हो गई है, तो हो सकता है जीएसटी चूंकि अब आ गई है अपने स्तर पर और ऊंचे भी आ गई है, तो कुछ प्रोडक्ट्स में जैसे एलपीजी सिलेंडर में कुछ राहत हो सकती है। लेकिन जो वित्तीय स्थिति खराब है और जो जॉब मार्केट खराब है, उसको देखते हुए सरकार को अपने खर्च बढ़ाने पड़ेंगे और सरकार के संसाधन इस समय सीमित हैं। टैक्स में कोई कॉस्मेटिक चेंज कर दें कि नीचे के लेवल पर थोड़ी रिलीफ दे दें, ऊपर के लेवल पर ज्यादा सेस लगा दें, वो संभव हो सकता है। लेकिन जैसा एक आपके वक्ता ने बताया, मेन स्रोत इस वक्त होगा कि सरकार को बोरो करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट को साल भर के लिए किनारे रखना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर सरकार टैक्स फ्री बॉन्ड निकाले तो काफी बोरोइंग बढ़ा सकती है। जी, तो बोरोइंग बढ़ानी होगी। और अगर देखें तो अगर पेट्रो पदार्थों में जो उम्मीद लोग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घट रही हैं, आम आदमी जो है बार बार उसको पूछा जाता है, पॉलिटिकली भी लोग जो हैं उसको उठाते हैं मुद्दे को कि क्यों नहीं दाम कम हो रहे हैं। तो मनोज जी, ऐसा लगता नहीं है कि इस बजट के बाद भी उसमें कुछ परिवर्तन आने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले ही घटते रहें, लेकिन आम आदमी को पेट्रोल की कीमतें ऊंचे दामों पर ही चुकानी होगी। हाँ पिनाज, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर से ये जो बजट है, कोरोना वाला जो बजट है, इस टाइम में तो सरकार के हाथ बिल्कुल ही टाइट हैं।
आप देखिएगा कि हम आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जब ये बजट बनाया होगा तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होगी कि हम सरकार के लिए जो रेवेन्यू है वो कहाँ से लेकर आएँ। रेवेन्यू सिर्फ 3 ही तरीके से आ सकता है। एक तो जो पेट्रोलियम का सेस है, जैसा भी बताया कि एक बहुत बड़ा सोर्स है। दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट जो कंपनीज का है, जो पिछले साल का टारगेट 2,10,000 करोड़ का था, लेकिन उसमें से सिर्फ 15,000 करोड़ ही हम लोग कर पाए। सर लगभग शायद 19,000 तक वो पहुंच पाया है, ऐसा सरकार कह रही है। जी जी, हाँ, मतलब कि पर मैक्सिमम वैसे ही है, तो 10% पर ही सिमटे हुए। हाँ, तो वो जो टारगेट जो था लास्ट ईयर का, वो हम इस साल पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि देश की हालत ठीक होगी। और तीसरी बड़ी चीज़ है बोरोइंग, क्योंकि अभी तक क्या होता था, अभी तक पिछले साल तक हमारी अर्थव्यवस्था पेंडेमिक से पहले भी अगर देखें तो पिछले 3 क्वार्टर हमारे बहुत गंदे थे, और पेंडेमिक की जो मार पड़ी वो तो बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल। लेकिन उस समय आपको ध्यान होगा कि जब भी हम फिस्कल डेफिसिट की जब भी हम बात करते थे कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, तो उस समय जो पुराने जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अरुण जेटली जी, उनकी एक चीज़ हमेशा रहती थी, नहीं देखो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। फिस्कल डेफिसिट हमारा 3.5% है। तो ये एक फिगर, एक सैक्रोसेंट फिगर बन गया था कि चाहे कुछ हो जाए ये फिगर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बोरोइंग करते हैं तो उससे दिक्कतें और क्या हो सकती हैं आम आदमी को, ये भी सर थोड़ा समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें, शेयर बाजार खुलते के साथ ही उसमें जबरदस्त उछाल देखा गया है। सेंसेक्स में 400 अंकों की बढ़त जो है वो दर्ज की गई है, और निफ्टी में 100 अंकों की बढ़त जो है वो देखी गई है। अभी बाजार खुला है, बजट आना बाकी है। मनोज जी, 46 लाख से ज्यादा डीमैट अकाउंट जो है लॉकडाउन के दौरान खुले, लेकिन यह भी सच है कि एफआईआई जो है वो इमर्जिंग दूसरी इकोनॉमीज जो है वहां पर अपना पैसा हिंदुस्तान से निकालकर अब वहां ले जा रही हैं। मोदी सरकार जब से आई है, शेयर बाजार में उछाल, एक अच्छा सेंटिमेंट हमने देखा है। ये टू अर्ली है या फिर ऐसा ही सेंटिमेंट दिन जैसे जैसे चढ़ेगा बना रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल से तो शेयर मार्केट में जो उछाल है और जो इंडियन इकोनॉमी की जो हालत है, दोनों के बीच आज की डेट में कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। और शेयर मार्केट में जो उछाल है वो बेसिकली डिमांड और सप्लाई के ऊपर आज की डेट में डिपेंड करता है। कई सारे लोग हैं हमारे यहाँ जो जिन शेयर्स को लोग चेस कर रहे हैं वो बहुत कम शेयर्स हैं, ब्लू चिप शेयर्स हैं, वही जो कि सेंसेक्स को में जो कंट्रीब्यूट करते हैं। और काफ़ी सारे लोग, जैसे आप ही ने फिगर दिया कि 46 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, तो ये नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ गए हैं। ये इतने सारे इन्वेस्टर्स आ गए, इनके लिए वही लिमिटेड शेयर्स हैं, उन शेयर्स की डिमांड बढ़ती रहती है, उनके प्राइस चढ़ते रहते हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है। ठीक है, देखना होगा कि जिस तरीके से वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पेश करती हैं उसके बाद सेंसेक्स पर क्या कुछ असर पड़ता है। इसी मामले के जानकार हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं। लंबा अनुभव है आपका इस पूरे क्षेत्र में, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं।